देखिए कल लिखा दिए थे आपको, नाभिक के बाहरी भाग के बारे में लिखा दिए थे। आज टॉपिक लिखिए, टॉपिक है कि उपर्युक्त, हाँ देखिए ऐसे लिखिएगा, उपर्युक्त प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर, उपर्युक्त प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने, उपर्युक्त प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु का निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए क्या मॉडल प्रस्तुत किए, तो सबसे पहले प्रयोग किए, फिर अब देख के निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालने के बाद अपने को परमाणु के बारे में मॉडल दिए कि परमाणु का इस तरह से बनावट होता है। तो पहला नंबर लिखिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। पहला हो गया। दूसरा लिखिएगा कि परमाणु के आयतन के तुलना में, परमाणु के आयतन के तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है। नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। देखिए आयतन माने क्या होता है, किसी के द्वारा घेरा गया स्थान ना। देखिए ई है परमाणु, आई इसका नाभिक, कौन ज्यादा जगह छेका है? परमाणु ज्यादा जगह छेका है कि नाभिक? तो वही बोल रहे हैं कि परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है। अब लिखिए तीसरा नंबर, नाभिक के बाहर का अधिकांश भाग खाली रहता है। तीसरा नंबर, नाभिक के बाहर का अधिकांश भाग खाली रहता है। खाली रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। हो गया। क्या बोले कि नाभिक के बाहर में जो जगह सब खाली रहता है, खाली जगह में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब चौथा लिखिए, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है, नहीं रहता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, बल्कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर घूमते रहता है। जिन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं, जिन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं,
जिन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि नाभिक के बाहर में चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन वो सब इलेक्ट्रॉन स्थिर, वो सब घूमते रहता है। कहाँ पर घूमता है? तो एक वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। जिस वृत्ताकार पथ का नाम क्या रख दिया गया? कक्षा रख दिया गया। अब देखिए इनके मॉडल में एक और बात होता है कि जैसे परमाणु अपने कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अपने कक्षा में घूमते ऊर्जा का, जिस बात को आगे चल के नील्स बोर जो है गलत सिद्ध कर देते हैं आगे चल के। तो जब हम नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे ना परमाणु मॉडल ना, तो वहाँ पर बोला आएगा कि रदरफोर्ड अपना ई में व्याख्या नहीं किए थे कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो आगे पढ़ना है। अब लिखिए टॉपिक, लिखिए उसका हो गया मॉडल। अब टॉपिक लिखिए कक्षा, जिसको अंग्रेजी में लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। देखिए कक्षा का परिभाषा क्या होता है कि परमाणु के, सुनिएगा बालक, जिसे मान लीजिए कि परमाणु है ही, अब परमाणु जो है गोलाकार होता है और उसके बीच में केंद्र होता है ना, तब परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार पथ होता है। पथ मतलब रास्ता, जिन पथों पर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहता है, तो इन्हीं वृत्ताकार पथों को कक्षा, कक्षा को क्रमशः KLMNO से सूचित। यहाँ थोड़ा शॉर्ट गया लेकिन आप लोग मत बताइएगा। KLM फिर N और इसके बाद O दे दीजिएगा। चलो इसको ही वो दे देते हैं, परमाणु बाद में बना लेंगे। इसके बाद KLMNO आई का हो जाएगा। P भी होता है लेकिन एकरा हम मान ले रहे हैं कि कौची आपका परमाणु है। तो कक्षा के परिभाषा लिखिए, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार पथ होता है, कुछ वृत्ताकार पथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहता है। जिस पथ को कक्षा कहते हैं। हो गया ना? डायग्राम बना सकते हैं, बना लीजिए। अच्छा रुकिए, उसी में लिख लीजिए कि कक्षा को क्रमशः KLMNO डॉट डॉट, कक्षा को क्रमशः KLMNO डॉट डॉट से सूचित करते हैं। 3 गो डॉट दे दीजिएगा, कोमा दे के लिखिएगा K, L, M, N, O। हो गया ना? अब देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये चल के आगे फेल कर जाता है। तो टॉपिक लिखिए अगला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष है देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष के से पहले आपको बता रहे हैं बात है, जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे जब कोई
आवेशित कण स्थिर रहता है तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? जब कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्थिर रहता है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? गलत जवाब, विद्युत क्षेत्र। और जब कोई आवेशित कण एक समान वेग से गतिशील होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? गलत, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और जब कोई आवेशित कण त्वरित वेग से गतिशील होता है यानी कि उसका वेग समय के साथ बढ़ता है या तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आ एगो विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के पास अपना एनर्जी होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग को, और वह केवल आवेशित कणों की गति से ही उत्पन्न होता है। इसके बारे में सबसे पहले बताए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे। तो देखो जिसे जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है तो रदरफोर्ड ये बताए हैं कि परमाणु के अंदर में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ऐसा कुछ व्याख्या नहीं किए हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऐसा कुछ व्याख्या किए हैं? नहीं। जबकि आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि उसका वेग समय के साथ बढ़ते या घटते रहता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है और उसके पास एनर्जी होता है। एक और बात जान लीजिए कि देखिए जब कोई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बाहर से अवशोषण करता है, ऊर्जा का बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना निचला कक्षा से कूद करके ऊपरा कक्षा में, कब? जब ऊर्जा अवशोषण करता है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन चल गया है और यदि यह फिर अपना प्रारंभिक कक्षा में लौटना शुरू करता है तो जितना ऊर्जा लेकर के इसमें गई रहता है ना, उसी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में कर देता है। यदि उस प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की रंगीन जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इनका जो हम परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे तो इसमें ऐसा कोई बात की व्याख्या था इनके परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि नहीं करता है, या उत्सर्जन करबो करता है तो उसे स्पेक्ट्रम बनता है कि? तो सब इनके दोष में चला जाएगा क्योंकि ये सब दूसरा वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है। गति के बारे में बताएं कि इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में, लेकिन उसकी गति के कारण जो घटना होता है वो सब के बारे में व्याख्या वो अपना हिसाब से सही बताए थे, लेकिन दूसरा के हिसाब से, जैसे कैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अपना हिसाब से तो सही करते हैं, दूसरा के हिसाब से गलत हो जाता है। तो चलिए लिखिए आप लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में पहला नंबर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व, बोर्ड पर देखिएगा, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के, उसी में हाँ, मैक्सवेल के अनुसार कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण गतिशील होने पर, गतिशील होने पर विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विकिरण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन, जो कि आजकल सगरों फैल रहा है मोबाइल से। क्या बोले कि विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अतः
आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन भी अतः आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा में गति करते हुए विकिरण उत्सर्जित करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन की कक्षा सिकुड़ती जाएगी यानी कि छोटी होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगी लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। देखिए रदरफोर्ड क्या बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा कि अवशोषण करेगा, इसके बारे में मैक्सवेल बताया कि जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है ना तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। विकिरण यानी कि रेडिएशन, और प्रत्येक रेडिएशन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, तो रेडिएशन उत्पन्न होगा यानी कि कहने का मतलब कौन चीज उत्पन्न हो रहा है, एनर्जी उत्पन्न हो रहा है। हम क्या बोले आपको कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उसका ऊर्जा धीरे धीरे कम होता है, तो वो ऊपरा कक्षा से कहाँ चलता है, फिर एकरो में घूमते रहेगा और इसका ऊर्जा लगातार कम होते रहेगा, तो इसका ऊर्जा और कम हो जाएगा। तो एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, नाभिक के पास आकर्षित हो जाएगा। आई है ऋणावेशित कण, आई वाला कौन है, तो ऋणावेशित कण और धनावेशित कण जब भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, हम लोग भी परमाणुओं से बने हुए हैं और जितना भी पदार्थ बना हुआ है क्या सबके कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यदि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो सब इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिरेगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश के मिलने से ऊर्जा का ह्रास होगा यानी कि पदार्थ का विनाश हो जाएगा। तो धरती पर कोई पदार्थ का निर्माण हम लोग देख रहे हैं कि सगरों तो पदार्थ है ही है, यानी कि उस नियम का पालन नहीं करता, यानी घूमता है लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये बात चल के आगे नील्स बोर सिद्ध कर देते हैं अपना प्रयोग के आधार पर कि घूमता है लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक ना। दूसरा इनका ई रह गया है बाकी कि जैसे ई तो बताए कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ई नहीं बताया कि कौन सा कक्षा में कई वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। हालांकि आप लोग 10वां क्लास में पढ़े हैं तो जान रहे हैं कि पहला कक्षा में 2 गो होता है, दूसरा में, लेकिन हम लोग जिसे दम परमाणु के शुरू से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे विकास है, तो इनका प्रयोग में ऐसा कोई जिक्र था कि परमाणु कक्षा में कौन कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं। इनके अनुसार परमाणु अस्थायी नहीं होता है क्योंकि यह कुछ व्याख्या करबे नहीं किए थे कि घूम रहा है तो उत्सर्जित करेगा कि अवशोषित करेगा। तो दूसरा लिखिए इनका दोष है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को नहीं बताता है। कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को नहीं बताता है।
ठीक। तीसरा देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपना ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा उत्सर्जन करेगा तो प्रकाश के रूप में बाहर निकलना चाहिए, और उस प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो इसके बारे में भी इनका मॉडल कुछ व्याख्या नहीं करता है। तो तीसरा वही है, लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का क्षय होता है, यदि इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का क्षय होता है तो परमाणु स्पेक्ट्रम भी लगातार होना चाहिए। तो परमाणु स्पेक्ट्रम भी लगातार होना चाहिए। लगातार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो गया ना। अब देखिए, ये आपको परमाणु मॉडल हो गया रदरफोर्ड का। अब पढ़ना आपको एक्स किरणों का खोज। एक्स किरणों का खोज कौन किए थे? हाँ, रोंटजन, बिल्कुल सही। वो वैज्ञानिक थे जर्मनी के। एंटी कैथोड के बारे में बताए थे आपको कि कैथोड किरणों के रास्ते में, कैथोड किरणों के, जब किसी पदार्थ को रखा जाता है और वह पदार्थ कैथोड को रोकता है, पदार्थ को, कैथोड किरणों को, तो जैसे मान लो कि हम कोई काम करे जा रहे हैं और हमरा वो रोक रहा है, तो हमारे एंटी है कि सपोर्टर है? तो किसको रोक रहा था? कैथोड किरण के। इसलिए वो पदार्थ क्या हो गया? एंटी कैथोड। जिकरा रोकेगा ओकरे ने एंटी कहलाएगा। कि विरोध कर रोकेगा लालू यादव के, एंटी हो जाएगा बीजेपी के, कि लालू यादव के थी हम। तो चलिए एक किरणों का खोज लिख के डाल दीजिए। लेखिए 1895 में, 1895 में जर्मनी के वैज्ञानिक, 1895 में जर्मनी के वैज्ञानिक बोर्ड पर देखिए वाला रोंटजन ने देखा कि जब कैथोड किरणों को किसी भारी धातु पर आघात कराया जाता है, जब किसी भारी धातु पर आघात कराया जाता है तो उससे एक नई प्रकार की किरणें निकलती है। आघात कराया जाता है तो उससे एक नई प्रकार की किरणें निकलती है, नई प्रकार की किरणें निकलती है। जिन किरणों को रोंटजन ने एक्स किरणें कहा, जिन किरणों को रोंटजन ने एक्स किरणें कहा, एक्स किरणें कहा, ये क्या कर रहे थे कि जैसे भारी धातु पर आघात हुआ ना, तो देखिए कि वहाँ से वो विशेष प्रकार की किरण निकल रहा है जो ई पार से ऊपर हो जा रहा है, यानी कि क्रॉस कट जा रहा है। तो उसको ऐसे लिखें क्रॉस से, और किसके जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है। अब देखिए, जिस पदार्थ को कैथोड के रास्ते में रखा जाता है ना, कैथोड किरणों के रास्तों में जिस पदार्थ को रखा जाता है
उन पदार्थों को हम लोग एंटी कैथोड कहते हैं, क्योंकि वो कैथोड किरणों को रोकने का काम। तो अगला टॉपिक लिखिएगा एंटी कैथोड। एंटी कैथोड लिखिए, जिस वस्तु पर कैथोड किरणों से आघात कराया जाता है, जिस वस्तु पर कैथोड किरणों से आघात कराया जाता है, आघात कराया जाता है, उन्हें एंटी कैथोड कहते हैं। उन्हें एंटी कैथोड कहते हैं। उसे एंटी कैथोड कहते हैं। एक और इसका परिभाषा लिखिएगा दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में वो परिभाषा इसका लिखिए तो बालक, वैसा पदार्थ जो कैथोड किरणों को रोक लेता है, वैसा पदार्थ जो कैथोड किरणों को रोक लेता है, वैसा पदार्थ जो कैथोड किरणों को रोक लेता है, उसे एंटी कैथोड कहते हैं। हाँ, आप लोग भी डायग्राम बनाइए। कि प्लस होता है जिसका नाम होता है एनोड, आई वाला माइनस होता है जिसका नाम होता है कैथोड, और इधर से निकलता है किरण। एजा से निकलता है एक्सरे। यही क्या है? इसमें W लिख लीजिएगा, ठीक ना। जैसे भारी धातु रखा जाता है ना, अब भारी धातु हम यहाँ पर ले रहे हैं टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W, ठीक ना। इसका लैटिन नाम क्या होता है टंगस्टन का? हाँ बिल्कुल सही, वोल्फ्राम। ये भी आता है कि यदि टंगस्टन से कैथोड किरण टकराता है तो क्या होता है, तो उससे एक्स किरण की उत्पत्ति होती है। ये हम बताए हैं, ये रोंटजन बताए हैं।
देखो जैसे ई हो गया एनो कैथोड, ई वाला हो गया एनोड। देखिए ना कि बैटरी जोड़ल है और जानबे करते हैं कि जब हाई वोल्टेज पर एनोड और कैथोड को जोड़ करके विसर्ग नली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चिंगारी के रूप में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती है जिसको कैथोड किरणें। और जब कैथोड किरणें के रास्ते में किसी भारी धातु को रखा जाता है जैसे में टंगस्टन, तो कैथोड किरण भारी धातु से टकराने के बाद इससे एक विशेष प्रकार की किरण की उत्पत्ति करता है और वही किरण का नाम रखा गया एक्स। ये हो गया कैथोड किरण जो जाके टकरा रहा है और एक से उत्पन्न हो रहा है कौन? एक्सरे। एक्सरे किरण मत बोलना, किरण का अंग्रेजी रे होता है, ठीक ना? खाली एक्सरे बोलना या एक्स किरण कहना, हो गया ना? अब देखो जैसे मोसले के बारे में सुने हैं, मोसले सुने होंगे, आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो मोसले का आवर्त सारणी पढ़े होंगे ना? तो मोसले का किया नहीं किए प्रयोगवा किए कि जब जितना तत्व ज्ञात था ना उस समय, तो प्रत्येक तत्व को बारी बारी से कैथोड किरणें के रास्ता में ले जाकर रखे, सबके बारी बारी से ले जा करके, तो देखे ना कि जो उससे एक किरण निकलता है ना, तो सभी प्रकार के एक पदार्थों के लिए एक किरण का आवृत्ति एक समान, एक किरण निकलता है तो प्रत्येक प्रकाश एक किरण प्रकाश के रूप में निकलता है ना। अब प्रत्येक प्रकाश का गुण होता है कुछ श्रृंग गर्भ के रूप में चलता है और एक सेकंड में जय बार कंपन करता है, वही उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो देखें ना कि जो एक किरण उत्पन्न हो रहा है तो अलग अलग पदार्थ के लिए एक किरण की आवृत्ति अलग अलग है। जैसे मान लीजिए सोडियम का रखे तो उससे एक किरण उत्पन्न हुआ तो उसका आवृत्ति कुछ और आएगा, मैग्नीशियम रखे तो उसके लिए। तो देखें कि ये सब में कैथोड किरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जब कैथोड किरण अलग अलग पदार्थ से टकरा रहा है तो एक किरण निकल रहा है, लेकिन सब की आवृत्ति क्या है? तो वो बताए कि अंदर में प्रत्येक पदार्थ के अंदर में जरूर ऐसा कुछ गुण होता है जिसके कारण से उत्पन्न एक किरण का आवृत्ति। तो वही कहे पहला बार कि जो तत्व का मूल गुण होता है वो परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। वही बताया कि तत्व का जो मेन गुण है परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या जो है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या पर निर्भर करता है। तो यही बताया नियम कि तत्व का मेन गुण क्या होता है? परमाणु संख्या है और उसी के आधार पर आवर्त सारणी बना है, ठीक ना? तो चलिए लिखिए आप लोग टॉपिक परमाणु संख्या पर मोसले का अध्ययन। परमाणु संख्या पर मोसले का अध्ययन। परमाणु संख्या पर मोसले का अध्ययन। लिखिए मोसले ने विभिन्न तत्वों को एंटी कैथोड के रूप में प्रयोग करके उनसे उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्तियों को नापा तथा इन आवृत्तियों के मानों के वर्गमूल
और आवर्त सारणी में तत्वों की क्रम संख्या के बीच एक ग्राफ खींचा तो देखा कि ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस आधार पर मोसले ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का नाभिकीय आवेश या परमाणु संख्या ही तत्वों का मौलिक गुण है। परमाणु का नाभिकीय आवेश या परमाणु संख्या ही तत्वों का मौलिक गुण है। परमाणु द्रव्यमान नहीं। देखिए मोसले क्या किए थे कि जितना भी उस समय तत्व गया था ना, सबको बारी बारी से कैथोड किरणें के रास्ता में रखे। तो उससे क्या हुआ कि एक्स किरण उत्पन्न हुआ, तब प्रत्येक एक्स किरण की आवृत्ति को माप लिए और उसके तत्व के परमाणु संख्या और उससे उत्पन्न एक किरण की आवृत्ति के बीच में वो ग्राफ खींचे। तो देखिए कि ग्राफ का जो लाइन है क्या प्राप्त हुआ। तो ये समझ गए कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पन्न प्रकाश की आवृत्ति भी। तो एक राशि के दूसरे बढ़ने पर जब दूसरा का बढ़ता है तो ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा के रूप में होता है। तो इसका ग्राफ बना लीजिए। एक पर रख दीजिए परमाणु संख्या और दूसरा का पर रख दीजिए ऊपर आवृत्ति। परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं और इस पर आवृत्ति लिख दीजिए कि वर्गमूल, आवृत्ति के वर्गमूल लिए थे ना। आवृत्ति को हम नू से लिखते हैं, पता है कि नहीं आपको, नू से या एन से। हाँ, आवृत्ति का वर्गमूल बोले है ना। तत्व के परमाणु संख्या और उससे उत्पन्न एक किरण की आवृत्ति, दोनों को रख के एक पॉइंट प्राप्त हुआ। सब पॉइंट के मिलान जब ना, तो देखे कि ग्राफ कैसे प्राप्त हो गया सीधा। तो समझ गए कि जो तत्व के अंदर में कुछ जरूर ऐसा गुण है और गुण बताए तत्व का नाभिकीय आवेश। नाभिक में आवेश किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण कि प्रोटॉन कारण, प्रोटॉन कारण। अब प्रोटॉन जितना होता है नाभिक में वही तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है। तो ग्राफ बना लीजिए। एगो सूत्र भी दिए हैं निकालने के लिए आवृत्ति। जो आवृत्ति है नू का मान ना, तो नू निकालने के लिए सूत्र दिए हैं। तो ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाने के बाद लिखिएगा मोसले का सूत्र। मोसले का सूत्र डैश देकर लिखिए। ऊपर के प्रयोग के आधार पर, ऊपर के प्रयोग के
आधार पर ऊपर के प्रयोग के आधार पर मोसले ने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया। मोसले ने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया। अब कहिए कि सूत्र आखिर है क्या भाई? सूत्र देखिए हम लिख रहे हैं, इसको भी मत पढ़िएगा जी, एक नाम कौन सी है? तो देखिए नू बराबर फॉर्मूला ही निकाले थे ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसे तिरछा कर दीजिएगा एकरा। अच्छा बताइए तो देखिए खाली जेड माइनस बी का स्क्वायर है ना, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं तो नहीं बोलिएगा, जेड माइनस बी आप पूरा के होल स्क्वायर। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे लिखे तो इसका मतलब है कि रूट अंडर ए का भी स्क्वायर है और जेड माइनस, तो रूट अंडर ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए आएगा, एक और स्क्वायर होगा तो जेड माइनस बी का स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब देखिए इनमें से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा ना जी। तो लिख देंगे इधर रूट अंडर ए जेड माइनस बी। नू के बारे में तो जान रहे कि एक्स किरण की आवृत्ति है, जेड के बारे में भी जान रहे कि परमाणु, लेकिन ए और बी उसमें क्या है नहीं मालूम है। तो चलिए लिख लीजिएगा, ये तो फॉर्मूला हम लोग प्राप्त हो गया। चलिए जहाँ नू बराबर आवृत्ति, आवृत्ति को एक और नाम से जाना जाता है कंपनावृत्ति से भी, ठीक ना। और जेड बराबर होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अनुपात स्थिरांक ए जो है अनुपात स्थिरांक है, अब बी जो है, बी के बारे में इधर लिख रहे हैं, बी होता है आपका औरानांक। और नांक के बारे में आगे पढ़ाएंगे। और वो सब ए या बी का जो मान हो सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है या दिया हुआ रहता है, या फार्मूला में जैसे देखिए कोई फार्मूला में जो है वो टर्म होता है ना, तो उसमें से कम एगो के छोड़ के बाकी सब नहीं मालूम रहेगा तब आप वो निकाल सकते हैं। 4 गो टर्म है तो 3 गो मालूम रहेगा तब ना वो निकालिएगा। ए बी तो नियतांक होता है, वो देवा रहता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है ए बी का मान। इतना लिख लीजिए, यही मोसले का सूत्र था, यही सूत्र से वो अलग अलग प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात किए थे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में या द्रव्यमान संख्या के बारे में।